अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुनीर घोड़े से उतर आया। नसीमा, उसने दोनों हाथ नसीमा के कंधों पर रखकर कहा, क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर घोड़े पर बिठा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घोड़े पर जाऊँ और तुम पैदल जाओ। मेरे जिस्म को हाथ न लगाओ, नसीमा ने पीछे हटते हुए कहा। नसीमा को अचानक ख्याल आ गया कि गुस्से की बजाय उसके साथ प्यार की बातें करे और उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे फ़ोटो लेने की कोशिश करे। क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफ़रत है नसीमा? मुनीर ने कहा। मैं इस बारिश में तुम्हें पैदल चलते नहीं देख सकता। और तुम? नफ़रत कैसी? नसीमा ने संभले हुए लहजे में कहा। बस जिसके साथ कभी मोहब्बत की थी उससे नफ़रत तो नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें दिल से कभी भी उतारने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हारा ही दिमाग उलट गया है। नहीं तो, मुनीर ने कहा, तुम खुद ही दूर हट गई हो। क्यों ना दूर हटूं? नसीमा ने रूठने के अंदाज से कहा। मोहब्बत की यादगार एक वो फ़ोटो था, एक तो उस पर तुमने मुझे धमकी दी, फिर मैंने वो फ़ोटो मांगा और तुमने मुझ पर शक किया कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ। मुझे मालूम है कि वो फ़ोटो अब भी तुम्हारे पास है। हाँ, क्यों नहीं? उसने कुर्ते की पहलू वाली जेब में हाथ डाला। इस फ़ोटो को तो मैं सीने से लगा कर रखता हूँ। वो चौंक पड़ा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अपने आप से बातें करने के लहजे में बोला, जेब में नहीं। ओह, कहाँ गया फ़ोटो? नसीमा की तरफ देखकर संभल गया और बोला, आज घर भूल आया हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का तासुर पुख्ता रहा। इतनी तेज़ बारिश भी इस तासुर को धो न सकी। तुम झूठ बोलते हो, नसीमा ने कहा। फ़ोटो देना ही नहीं चाहते? फ़ोटो से दे दूँगा तो मेरे पास रह ही क्या जाता है? मुनीर ने कहा। पहले बाग वाले कमरे में आओ, फिर फ़ोटो ले लेना। पहले फ़ोटो दो। देखो नसीमा, मुनीर ने उसके करीब आकर उसका बाजू पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें यहीं गिरा लूँ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मेरे करीब आकर तो देखो, नसीमा ने कहा। मुनीर बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा। तब नसीमा को उसका चेहरा ऐसे लगा जैसे ये भेड़िए का चेहरा हो। वो पीछे हट गई। बारिश बहुत तेज़ थी। घटाएं पहले की तरह गरज रही थीं। थोड़ी दूर से भी कोई इन्हें नहीं देख सकता था। नसीमा पीछे हटी तो मुनीर उसे बेहुदा सी एक बात कहकर उस पर लपका। नसीमा ने पीछे देखा। वो चट्टान जैसी उस पक्की जगह पर पहुंच गई थी जहां से ढलान शुरू होती थी। ये पथरीली ढलान वहां नीचे जाकर ख़त्म होती थी जहां आबशार गिर रही थी। वो जगह 40-45 फीट गहरी थी। वहां से गिरने का नतीजा मौत था। ऊपर से आबशार गिर रही थी, नीचे सैलाब में डूबी हुई छोटी छोटी चट्टानें थीं। नसीमा आगे हो गई। आगे मुनीर था। मुनीर ने उसे दबोच लिया। नसीमा के ज़हन से गुस्से, हिकारत और नफ़रत का शोला उठा, जिसने दौरे की कैफियत इख्तियार कर ली। उसका जिस्म लकड़ी की तरह सख्त हो गया। अपनी असमत को बचाने के लिए उसकी सारी कुव्वतें मरकूज़ हो गईं। उसने अपने जिस्म को ऐसा झटका दिया कि मुनीर के हाथों से निकल गई। मुनीर इस झटके से संभल न सका। अब वो ढलान की मुंडेर पर खड़ा था। उसकी पीठ गहराई की तरफ थी। नसीमा ने आगे बढ़कर दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। मुनीर के पांव उठ गए और वो ढलान से लुढ़कता गया। उसके मुंह से इस तरह खौफनाक आवाज़ें निकलीं जैसे बकरे को ज़ुबह किया जा रहा हो। नसीमा ने आगे होकर देखा। नीचे जाकर ढलान ख़त्म होकर दीवार की तरह सीधी हो गई थी। मुनीर वहाँ से गिरा था। नीचे सैलाब का कहर था, ऊपर से आबशार गिर रही थी। मुनीर को सैलाब ने हड़प कर लिया। सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो जिंदा रहेगा। सैलाब ने उसे चट्टानों के साथ पटक पटक कर मारना था। ये सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। उधर मुनीर गायब हुआ, इधर नसीमा के दौरे की कैफियत ख़त्म हो गई। उसका जिस्म थरथराने लगा। उसने मुनीर के घोड़े को देखा। बारिश में घोड़ा चुपचाप खड़ा था। घोड़े ने नसीमा की तरफ देखा। नसीमा को यूं खौफ महसूस हुआ जैसे घोड़े को पता चल गया हो कि नसीमा ने उसके मालिक को मार डाला है। नसीमा दौड़ पड़ी। चंद कदम बाद उसका पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। वो बारिश की ठंड से कम, खौफ से ज़्यादा कांप रही थी। वो उठी और उसने महसूस किया कि उसे अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को नॉर्मल हालत में रखना चाहिए, वरना पकड़ी जाएगी। मैंने अपनी असमत को एक भेड़िए से बचाया है, उसने ऊंची आवाज़ में अपने आप से कहा। जिस फ़ोटो का मुझे डर था वो मुनीर के साथ ही गया। उसकी लाश नहीं मिलेगी। आगे दरिया है, दरिया में भी सैलाब होगा।
उसके वजूद में मुसरत की लहर दौड़ गई। उसने मुंह आसमान की तरफ करके फातिहाना अंदाज से नारे लगाया, फोटो गया, अब मुझे किसी का डर नहीं। इस तरह अपने आप को बुलंद आवाज से तसल्लियां देते वक्त उसका दिल मजबूत हो गया और वो तेज तेज चल पड़ी। घटा बड़ी जोर से गरजी, जैसे धमाका हुआ हो। नसीमा का दिल दहल गया, उस पर यूं हौल तारी हो गया जैसे उसे किसी ने मुनीर को बुलंदी से धक्का देते देख लिया हो। दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया, वो और तेज चल पड़ी। उसने पीछे देखा, जैसे कोई उसके ताक़ुब में आ रहा हो। दूर मूसलाधार बारिश की धुंध में उसे मुनीर का घोड़ा दिखाई दे रहा था। वो और तेज चलने लगी। फिसलन तो थी, लेकिन रास्ता हमवार था। उसने पीछे देखा, घोड़ा धुंध में छुप गया था। आबशार दूर रह गई थी और अब कस्बे के मकान नजर आने लगे थे। उसने चादर का घूंघट इस तरह लटका लिया कि उसका चेहरा किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसे बारिश ये फायदा दे रही थी कि लोग घरों में दुबके हुए थे। वो कस्बे की एक गली में दाखिल हो गई। उसने सर झुका लिया, घूंघट और ज्यादा आगे कर लिया। इन गलियों से उसके कदम मानूस थे। वो आंखें बंद करके भी अपने घर पहुंच सकती थी। वो घर में दाखिल हुई तो शौकत सहन में खड़ा बारिश में नहा रहा था। नसीमा को देखकर वो कूद कूद कर कहे लगाने लगा। नौकरानी बरामदे में बैठी थी। नसीमा को देखते ही वो उठ खड़ी हुई और बारिश में ही बाहर निकल गई। नसीमा दूसरे कपड़े निकालकर गुसल खाने में चली गई। उसने जब टब में से पानी अपने ऊपर डाला तो उसे ऐसे लगा जैसे उस पर आबशार गिर रही हो। वो सख्त घबराई। उसने इधर उधर देखा और अपने आप को यकीन दिलाया कि ये उसका अपना गुसल खाना है। रात को वो सो गई। उसने पहली 2 रातों वाली बेचैनी और बेख्वाबी महसूस न की, बल्कि उसने बड़े डरावने ख्वाब देखे। उसने मुनीर को देखा, उसके जिस्म से खून निकल रहा था। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा न था। उसका मुंह भेड़िए जैसा था और वो इसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी आंख खुल गई, खौफ से दिल डूब रहा था। वो फिर सो गई और उसने अपनी लाश देखी। सुबह उसने अपने आप को संभाले रखा, लेकिन उमर हयात और शौकत चले गए तो नसीमा को डर महसूस होने लगा कि अभी मुनीर आ जाएगा या उमर हयात वापस आ जाएगा। उसके हाथ में फोटो होगा और वो कहेगा, नसीमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम बदकार हो, मेरे घर से निकल जाओ। इन दोनों की बजाय हसनैन काज़मी आ गया। उसका बुखार कम हो गया था। उसे देखकर नसीमा की जान में जान आई। उसने हसनैन काज़मी को अंदर बिठाया। ये लो नसीमा। हसनैन काज़मी ने अपनी जेब से फ़ोटो निकाला और नसीमा के हाथ में देकर बोला, ये लो फ़ोटो। नसीमा ने फ़ोटो देखा। ये वही फ़ोटो था। नसीमा मुनीर की बिल्कुल नज़दीक बैठी हुई थी। इसी फ़ोटो की खातिर उसने मुनीर को कत्ल कर दिया था। आपको ये फ़ोटो किस तरह मिला है? नसीमा ने पूछा। कल मुनीर को अपने इल्म के ज़ोर से मैंने अपने घर बुलाया था, हसनैन काज़मी ने कहा, और उससे फ़ोटो ले लिया। वो बड़ी तेज़ बारिश में मेरे घर से निकला था। नसीमा को चक्कर आ गया और वो सोचने लगी कि हसनैन काज़मी को बता दे कि उसने इस फ़ोटो के पीछे मुनीर की जान ले ली है। नसीमा ने होंठ सी लिए कि उसके मुंह से निकल ही न जाए कि उसने मुनीर को मौत के मुंह में धकेल दिया है। इसे मेरे सामने चूल्हे में डाल दो, हसनैन काज़मी ने कहा। इसकी राख भी बाकी न रहने दो। चूल्हा ठंडा पड़ा था। नसीमा ने माचिस लिए, दिया सलाई जलाई और फ़ोटो को आग लगा दी। जिस हाथ में उसने जलता हुआ फ़ोटो पकड़ रखा था वो हाथ कांप रहा था। उसका तो दिल भी कांप रहा था। इस फ़ोटो को जलता देखकर उसे खुशी तो हो रही थी, लेकिन इस खुशी पर एक भयानक आसेब तारी था। फ़ोटो जल चुका तो नसीमा ने फ़ोटो का वो कोना छोड़ दिया जिसे उसने शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ रखा था। ज़मीन पर गिरने से पहले ही ये कोना भी जल गया। नसीमा झाड़ू ले आई और आग को वहीं पहुंचा दिया जहां घर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। अब तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए नसीमा, हसनैन काज़मी ने कहा। अब तुम मुनीर का सामना कर सकती हो, लेकिन नसीमा, वो कभी सामने आ भी जाए तो उसे मुंह न लगाना। इन लोगों की ना अपनी इज्जत और आबरू है, न इन्हें किसी और की इज्जत और आबरू का ख्याल है। क्या वो मेरे सामने आएगा? नसीमा ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा, जिसमें घबराहट की झलक भी थी। नसीमा के मुंह से ये अल्फाज निकल तो गए, लेकिन वो ऐसे चौंकी कि उसका पसीना निकल आया। हसनैन काज़मी ने उसका ये रद्द-ए-अमल महसूस ही न किया। हो सकता है नसीमा, हसनैन काज़मी ने नॉर्मल लहजे में कहा, एक ही शहर और एक ही महल्ले में रहते हुए आमना सामना हो ही जाता है। तुम पर्दा भी नहीं करती, कभी सामने आ जाए, बल्कि चलते चलते कुछ कह भी बैठे तो तवज्जो न देना। मेरा मतलब यह है कि मलिक साहब और मुनीर की आपस में कोई बेमज़गी या तू तकार ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि मलिक साहब को ना बताना कि तुम्हारे घर पर मुनीर ने काला जादू करवाया था।
अब तो इन दोनों की दोस्ती हो गई है, नसीमा ने कहा। कल रात उसने यहीं मलिक साहब के साथ खाना खाया था। मुझे समझ नहीं आती कि मलिक साहब को मैं कैसे समझाऊं, हसनैन काज़मी ने कहा। इस शख्स की दोस्ती भी खतरनाक है। मेरे मामले में तो उसकी नीयत साफ नहीं थी, नसीमा ने कहा और घबराए हुए लहजे में बोली। मेरा मतलब है कि इसकी नीयत साफ नहीं। मैंने भी ऐसे कह दिया है जैसे मरदूद मर गया है। नसीमा, हसनैन काज़मी ने कहा और सोच में पड़ गया। ज़रा तवक्कुफ से बोला, तुम्हें राज की एक बात बता दूं, लेकिन राज अपने तक रखना। मेरे पीर उस्ताद ख्वाजा साहब ने मुझे बताया था कि मुनीर किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा या बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारेगा। बहुत बुरी? नसीमा ने पूछा। यानी उसकी ज़िंदगी बुरे कामों में गुजरेगी? नहीं नहीं, हसनैन काज़मी ने कहा। हो सकता है कि वो अपाहिज हो जाए, अंधा हो जाए, पागल हो जाए या जो कुछ भी हो, वो जीते जी मर जाएगा, जैसे चलती फिरती लाश हो। क्या आपको यकीन है कि ऐसा ही होगा? ख्वाजा साहब को उनके इल्म ने कभी धोखा नहीं दिया, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैंने उसका हाथ देखा था और अपने इल्म की रोशनी में भी हिसाब किताब जोड़ा था। मुझे भी कुछ ऐसा ही नज़र आया था, लेकिन मैं अभी तजुर्बेकार नहीं हूँ। ख्वाजा साहब का निकाला हुआ हिसाब हमेशा सही होता है। फ़र्ज़ करें वो कत्ल हो जाता है, नसीमा ने पूछा, तो ये पता चल जाएगा कि उसे किसने कत्ल किया है? ये नहीं देखा, हसनैन काज़मी ने कहा। ये पुलिस का काम है, पुलिस पता चला लिया करती है, कोई ना कोई सुराग उसे मिल ही जाता है। नसीमा को यूं धक्का सा लगा जैसे पुलिस ने उसका पता चला लिया है। उस पर डूबने की कैफियत तारी होने लगी। मैं चलता हूँ नसीमा, हसनैन काज़मी उठ खड़ा हुआ और बोला। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है काज़मी साहब, नसीमा ने कहा। मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहती हूँ, खुद ही बताएं कि क्या पेश करूँ। आपने मेरे लिए मोजज़ा कर दिखाया है। मैंने कहा है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हसनैन काज़मी ने कहा। यह मेरा कारोबार नहीं। मैं मुनीर जैसे शैतान फितरत इंसानों से नफ़रत करता हूँ। मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं जो इन शैतानों का शिकार होते हैं। मेरी नेकी को बर्बाद ना करो नसीमा। मैं अब इस शख्स का अंजाम देखना चाहता हूँ। अब मुझे इजाज़त दो। आप आते रहा करें ना काज़मी साहब, नसीमा ने कहा। आपकी बातों से मेरा दिल मजबूत हो जाता है। आऊँगा आऊँगा, हसनैन काज़मी ने कहा। हसनैन काज़मी नसीमा के घर से निकला ही था कि नसीमा की ज़हनी हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे वो मंजर आ गया कि मुनीर गहरे नाले के पानी में खड़ा है और नसीमा ने उसे धक्का दे दिया है। फिर वो तसव्वुर में देखने लगी कि मुनीर इतने ऊंचे चट्टानी किनारे से किस तरह लुढ़कता हुआ नीचे गया होगा और इतने गहरे और तेज सैलाब ने उसे किस तरह उठा उठाकर चट्टानों से पटका होगा। नसीमा का दिल यूं घुटने लगा जैसे वो आबशार के साथ ऊपर से गिरी हो और सैलाबी मौजें उसे कभी ऊपर को उछाल देती हों, कभी डबो देती हों। नसीमा के जी में आई कि घर से भाग जाए और इतनी दूर चली जाए जहां उसके ताक़ुब में कोई पहुंच ना सके। वो औरत थी और वो बदकिरदार औरत नहीं थी। अगर बदकिरदार होती भी तो वो तबन कातिल नहीं हो सकती थी और वो पेशावर कातिल भी नहीं थी। कत्ल ऐसा जुर्म है जो पेशावर कातिल करे तो वो इस जुर्म का रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने के लिए चर्स और शराब के नशे में डूब जाता है। कत्ल और ख़ुदकुशी एक लम्हे के पागलपन का नतीजा है। वो लम्हा नसीमा की ज़िंदगी में आ गया और उसने एक खूबसूरत और जवान आदमी को कत्ल कर दिया। अब वो अपने ज़मीर के रद्द-ए-अमल से भाग रही थी, मगर इसकी कोई पनाह नहीं थी, कोई राह फ़रार नहीं थी। उसे ऐसा रोग लग गया था जिसका वो किसी के साथ ज़िक्र भी नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को धोखा और फ़रेब देने लगी। मरा नहीं होगा, उसने अपने आप से कहा। वापस आ गया होगा। क्या वो मुझसे इंतकाम लेगा? उमर हयात को बताएगा? मुझसे डर जाएगा? इतना तो ज़रूर सोचेगा कि इस लड़की से बच के रहना चाहिए। उसके ज़हन में सवाल इस तरह एक दूसरे के पीछे आ रहे थे जैसे तूफ़ान के थपेड़े उसके वजूद को झंझोड़ रहे हों। उसने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका जिस्म सिकुड़ गया है और कद भी छोटा हो गया है। बाहर निकल के देखूं, तूफ़ान बादो-बारा के थपेड़े चले आ रहे थे। किससे पूछूं मुनीर कहाँ है? नहीं, ऐसी गलती न करना। शक होगा कि मुनीर का क्यों पूछ रही है। उसने अपने आप को हौसला दिया। कोई नहीं मानेगा कि इस कमज़ोर सी लड़की ने इतने ताकतवर मर्द को चट्टानी नाले में फेंक दिया है। उसे जो सिला मिल गया। लेकिन अचानक ख्यालों का एक और तूफ़ानी थपेड़ा आया और उसके हौसलों को उड़ा ले गया। किसी ने देख लिया होगा, जिस तरह मुनीर ने बारिश में मुझे देख लिया था और मेरे रास्ते में आन खड़ा हुआ था, इसी तरह हम दोनों को किसी और ने देख लिया होगा।
اس نے ذہن پر زور دیا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ منیر کو دھکا دے کر وہ جب واپس آ رہی تھی تو اسے کسی نے دیکھا تھا، اس کے قریب سے کوئی گزرا تھا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوئی تو اسے کسی نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اسے ایسا کوئی آدمی یاد نہ آیا جس نے اسے دیکھا ہو، مگر یہ ایک وہم تھا جو اپنا پنجہ اس کے ذہن پر گہرا اتارتا گیا کہ اسے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھا ہے۔ منیر کا گھوڑا دیکھ رہا تھا۔ اس خیال نے نسیمہ کا خون خشک کر دیا۔ کیا گھوڑا گواہی دے سکتا ہے؟ نہیں، اس نے سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں کہا، جانور گواہی نہیں دے سکتا۔ اپنی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ کمرے میں کوئی ہوتا تو وہ سن لیتا اور اس سے پوچھتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی کیفیت اس لیے بھی اتنی بھی اچھی نہیں اور اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور ریلا آیا۔ وہ حسنین کاظمی کے گھر سے آ رہا تھا۔ وہ سب کو بتا دے گا کہ منیر اس کے گھر گیا تھا اور وہاں سے واپس آتے غائب ہوا ہے۔ اوہ، خانقاہ والی بڑھیا نے مجھے بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تو وہ بتا دے گی کہ یہ لڑکی اس کے پاس گئی تھی اور بارش میں وہاں سے نکلی تھی۔ پولیس کڑیاں ملا لے گی، سراغ لگا لے گی۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کا قد بہت چھوٹا ہو گیا ہو۔ باغ والے کمرے میں آ جانا۔ نسیمہ کو آواز سنائی دی، سنائی دی، سنائی دی، سنائی دی۔ شادی شدہ نہیں ہو تم، شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا اور اس کا جسم جو سکڑ گیا تھا اور قد جو چھوٹا ہو گیا تھا اصلی حالت میں آ گیا اور اس میں جرأت سی اور کر آئی۔ کسی کو پتہ چل بھی گیا تو کہوں گی کہ اس نے میری عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس نے بڑی جرأت سے اپنے آپ سے کہا، میرا خامند خوش ہوگا کہ اس کی بیوی غیرت والی ہے۔ بی بی جی، اس کی نوکرانی کام کاج سے فارغ ہو چکی تھی۔ پیسے دے دو، بازار سے ہو آؤں، کیا منگوانا ہے؟ نسیمہ کو احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی نوکرانی صبح سے آئی ہوئی ہے اور اپنا کام ختم بھی کر چکی ہے۔ اس نے سر کو دائیں بائیں زور زور سے ہلایا، جیسے وہم اور خوف سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ دوپہر کی ہانڈی روٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے نوکرانی کو پیسے دے کر بتایا کہ بازار سے کیا لانا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اس نے نوکرانی کو بازار بھیج کر اپنے آپ سے کہا، خدا میرے ساتھ ہے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ نسیمہ، اسے صحن میں ایک عورت کی آواز سنائی دی، کہاں ہو نسیمہ؟ نسیمہ کمرے سے نکلی۔ وہ اس کے محلے کی ایک جوان سال عورت تھی، خوبصورت اور زندہ دل۔ نسیمہ کے ساتھ اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ اس کا خامند بھی شگفتہ مزاج آدمی تھا۔ نسیمہ، اس نے سنسنی پیدا کرنے والے لہجے میں کہا، سنا تم نے؟ وہ منیر مردود ہے نا، وہ کل سے غائب ہے۔ بدمعاش آدمی ہے، نسیمہ نے اپنے ہیجان کو دباتے ہوئے کہا، ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں سیر سپاٹے کے لیے؟ ارے نہیں، اس عورت نے کمرے میں پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، کل گھوڑے پہ کہیں گیا، پھر بارش آ گئی، وہ شام تک نہ آیا۔ میں اسی کے گھر سے آ رہی ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں وہاں چلی گئی۔ وہاں محلے کی 4-5 عورتیں اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور منیرے کی ماں رو رہی تھی۔ ہاں تو وہ رات کو بھی نہ آیا، لیکن اس کا گھوڑا شام کو خالی واپس آ گیا تھا۔ ارے نہیں تاجی، نسیمہ نے انجان بنتے ہوئے کہا، اس کا کوئی دوست۔ اس کی ماں رو رو کر برا حال کر رہی ہے کہ گھوڑا اکیلا واپس آیا تو منیر خیریت سے نہیں۔ تاجی نے کہا، گھوڑے اور کتے میں یہ وصف ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے خاص 100 میل دور ہوں اور ان کے مالک کو کچھ ہو جائے یا وہ مارا جائے یا کہیں لاپتہ ہو جائے تو گھوڑا ہو یا کتا وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مالک جہاں کہیں بھی ہے وہ خیریت سے نہیں۔ اسی طرح منیرہ کا گھوڑا خالی واپس آ گیا۔ رات کو پھر بارش برسی، منیرہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ گیا کہاں تھا؟ نہیں، تاجی نے جواب دیا، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گھوڑا آیا کس طرف سے ہے۔ پھر اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ نسیمہ نے پوچھا، اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کے باپ کے پاس اس کے رشتہ دار اور محلے کے 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، تاجی نے کہا، وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تھانے رپٹ لکھوا دو۔ مگر گھوڑا اکیلا نہ آتا تو اور بات تھی، یہ تو صاف خطرے والی بات لگتی ہے کہ گھوڑا اس کے بغیر آیا ہے۔ کہیں ندی نالے میں ڈوب گیا ہوگا، نسیمہ نے کہا، اور گھوڑا نکل آیا۔ میرا تو خیال ہے کسی نے اسے پار کر دیا ہے، تاجی نے سرگوشی میں کہا۔ قتل؟ تو اور کیا، تاجی نے کہا، کسی کی لڑکی سے دست درازی کی ہوگی، لڑکی نے گھر جا کے بتایا ہوگا، گھر کے مردوں نے موقع دیکھ کر منیرہ کو قتل کر دیا اور لاش کسی نالے میں پھینک دی ہوگی۔ کل ندی نالے چڑھے ہوئے تھے، مر ہی گیا ہو تو اچھا ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے،
میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن جو کام میں نہیں کر سکتی وہ کسی اور نے کر دیا۔ کیا تمہارے ساتھ؟ لو، ایک مدت میرے پیچھے پڑا رہا تھا، تاجی نے کہا۔ اس نے جتنا پریشان مجھے کیا تھا، میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ خدایا اسے اسی دنیا میں خوار کر۔ میں اپنے خامد اور بھائیوں کو نہیں بتاتی تھی، اس ڈر سے چپ رہتی تھی کہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ منیرے سے تو پولیس کے ساتھ بھی دوستانہ ہے، میرے خامد اور بھائیوں پر مصیبت آ جانی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے میری بد دعا لگی ہے۔ اور دیکھو نسیمہ، تمہارا اور میرا کوئی آپس میں پردہ نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جب سے تمہارے گھر میں ڈاکو پکڑے گئے ہیں، منیرا تمہارے گھر آنے لگا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ملک صاحب اسے گھر لے آتے ہیں۔ وہ تو اپنی ماں کا بھی سگا نہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارے متعلق اس کی نیت صاف ہوگی۔ اور دیکھ نسیمہ، یہاں جینا بھشتن کو جانتی ہے نا تو، اس سے ہوشیار رہنا، وہ منیرے کی خاص عورت ہے۔ پہلے تو یہ دعا کرو کہ وہ کافر واپس ہی نہ آئے۔ ہائے، ایسی بد دعا نہ دو تاجی۔ بد دعا نہ دوں؟ تاجی نے کہا۔ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ ایک بار اس نے مجھے راستے میں روک لیا اور لگا بکواس کرنے۔ میں نے کہا، دیکھ منیرے، میں سکنی یا ہندوانی تو ہوں نہیں، یہیں گلی میں تیرے منہ پہ جوتی ماروں گی۔ بغیرت کی اولاد! ایسی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے کہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میرے باغ میں آ جاؤ، ایک کی بجائے 2 جوتیاں مار لینا، خدا کی قسم معاف نہیں کروں گا۔ بتا نسیمہ، میں اسے اور کیا کہتی؟ کہاں ہو نسیمہ؟ صحن سے ایک اور عورت کی آواز آئی جو کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہائے، ظلم ہو گیا، اتنا جوان اور خوبصورت لڑکا کھو گیا ہے۔ یہ اسی محلے کی ادھیڑ عمر عورت تھی، کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سنا تم نے؟ اسے سنا چکی ہوں، تاجی نے کہا۔ اللہ اسے خیریت سے رکھے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مجھے تو خیریت نظر نہیں آتی، عورت نے کہا۔ گھوڑے کا خالی واپس آنا معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ تاجی کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا، لیکن وہ اس عورت کے آگے افسوس کا اظہار کرتی رہی۔ اس کا باپ اب کیا کرے گا؟ نسیمہ نے پوچھا۔ تھانے جائے گا، وہ کہتا ہے کہ شام تک دیکھ لیتے ہیں، عورت نے جواب دیا۔ میرے بیٹے پر کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے عزیز رشتے دار اسے کہہ رہے ہیں کہ تھانے اطلاع کر دو، پچھتاؤ گے ورنہ۔ ان لوگوں کو تو ان کی ڈینگیں لے بیٹھی ہیں۔ لڑکے کا تو یہ حال تھا جیسے زمین پر تو اس کا پاؤں پڑتا ہی نہیں، آسمان پر چلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور یہ بھی مانو کہ بارش میں آ رہا ہوگا یا کہیں جا رہا ہوگا۔ بجلی کڑک رہی تھی، گھوڑا بدک کر بے لگام ہو گیا اور لڑکے کو کہیں گرا کر گھر آ گیا ہوگا۔ ایسا ہوتا تو وہ بھی گھر آ جاتا، نسیمہ نے کہا۔ معلوم نہیں گھوڑے نے اسے کہاں جا گرایا ہے، عورت نے کہا، کہیں دریا میں ہی نہ پھینک آیا ہو۔ نسیمہ پر جو گزر رہی تھی اسے نہ تاجی سمجھتی تھی نہ یہ عورت۔ تاجی نے نسیمہ سے کہا کہ وہ بھی منیر کی ماں کے پاس افسوس اور ہمدردی کے اظہار کے لیے جائے، محلے کی عورتیں جا رہی ہیں۔ جاؤ، ابھی ہو آؤ، تاجی نے کہا اور جانے کے لیے اٹھی۔ نسیمہ کو جیسے اپنے جسم اور اپنی روح کی تمام تر قوتیں بیدار کر کے منیر کے گھر جانے کی ہمت ہوئی۔ منیر کی ماں کے آنسو بہہ رہے تھے، محلے کی چند عورتیں اس کے پاس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ نسیمہ نے بھی اس کے پاس بیٹھ کر ہمدردی اور محبت کی 2 باتیں کی، لیکن وہ محسوس کرنے لگی کہ اس کی ہمت اور جرأت جواب دے رہی ہے۔ وہ اپنے مقتول کی ماں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی۔ دشمنوں کی نظر کھا گئی ہے میرے شہزادے بیٹے کو، ماں نے بہن کے انداز سے کہا۔ اسے تو تھانے دار بھی سلام کرتے تھے، وہ کہتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ دیکھ نسیمہ بیٹی، تیرے گھر سے اس نے کس طرح ڈاکو کو پکڑا ہے کوئی جو اکیلے ڈاکو کو پکڑ لے؟ اور ماں نے اپنے سینے پر 2 خطڑ مارنے شروع کر دیے۔ نسیمہ کو یوں لگا جیسے منیر کی ماں کے ہاتھ اس کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہے ہوں۔ نسیمہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو منیر کی ماں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہ جا نسیمہ، نہ جا، منیر کی ماں نے کہا۔ تیرے گھر پر تو میرے شہزادے نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ نسیمہ کو ایسے لگا جیسے منیر کی ماں نے کہا ہو کہ منیر نے تیرے گھر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اور تو نے اس کی جان لی ہے۔ نسیمہ کو اس کی ماں نے زبردستی بٹھا لیا۔ قرآن ختم کرا چودرانی، ایک بوڑھی عورت نے کہا۔ دعا کر کہ تیرے بیٹے کو گم کرنے والے اسی دنیا میں سزا پائیں اور ذلیل و خوار ہوتے پھریں۔ بوا، ایک عورت نے بڑھیا سے کہا، ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتی ہو کہ اسے کسی نے گم کر دیا ہے؟ دعا کرو کہ وہ جہاں بھی ہو زندہ اور سلامت ہو۔ کہیں ڈھونڈا بھی ہے یا نہیں؟ نسیمہ نے پوچھا۔ کہاں ڈھونڈیں؟ منیر کی ماں نے کہا۔ گھوڑا نہ آتا تو ہم کہتے کہ کسی دوست کے پاس کسی گاؤں میں چلا گیا ہوگا، جہاں جہاں وہ جایا کرتا تھا وہاں سے معلوم کیا ہے وہ کہیں بھی نہیں گیا۔
अब उसका बाप 3-4 आदमियों के साथ थाने गया है। नसीमा वहाँ से उठाई घर तक वो इस तरह पहुंची जैसे नींद में या बेहोशी की हालत में चलती आई हो। मुनीर की माँ की सिसकियाँ और उसके धीमे धीमे बैन उसके साथ साथ यूं चले आ रहे थे जैसे शहद की बेशुमार मक्खियाँ उसके ऊपर दाएं बाएं आगे और पीछे भिन भिनाती हुई आ रही हों, और ये सब उसे एक ही बार डस लेंगी। एक बार तो उसने अपने सर के ऊपर यूं हाथ घुमाया जैसे मक्खियों से बचने की कोशिश की हो। वो जब अपने घर में एक कमरे में दाखिल हुई तो उसे कमरे में हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर रुक गई और कमरे में हर तरफ देखा। ये हंसी मुनीर की थी। नसीमा 1-2 मिनट दरवाजे में रुकी रही। उसे अपने पीछे ऐसी आहट सुनाई दी जैसे कोई दबे पाँव चल रहा हो। उसने बिदक कर पीछे देखा। बरामदे में बिल्ली जा रही थी। नसीमा ने सुकून की आह ली और उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि हंसी की आवाज़ भी कोई ऐसी ही आवाज़ थी, शायद उसके अपने जहन से ही उठी होगी। चौधरी साहब, थाने में थानेदार मुनीर के बाप से मुनीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट सुनकर कह रहा था, अपने बेटे को आप जानते हैं, माफ़ करना, थाने में हर बात बड़ी साफ की जाती है। मैंने आपसे पूछा है कि आपको किसी पर शक है कि उसने आपके बेटे को कत्ल कर दिया होगा, तो आप कहते हैं कि आपको किसी पर शक नहीं। आपको ये भी मालूम नहीं कि वो गया कहाँ था। वो दिन के वक्त घर से निकला और अभी तक नहीं आया। आपको शायद मालूम होगा कि उसका चाल चलन सही नहीं। वो कौन सा बदमाश है जिसके साथ उसकी यारी नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि वो लोगों की बहू बेटियों के पीछे फिरता है और आप अपने बेटे की इन हरकतों पर फ़ख्र करते हैं। मेरे पास शक वाली सिर्फ एक बात है, उसने 2 आदि मुजरिमों को पकड़वाया है। इनके गिरोह के 2-4 आदमी बाहर होंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपके बेटे पर वार किया हो। ये वार इंतकामी भी हो सकता है, इसलिए भी आपका बेटा उन डाकुओं के मुकदमे में अहम गवाह है जिन्हें उसने पकड़वाया है। आपके बेटे के अड़ जाने से मुकदमा इतना कमज़ोर हो जाता है कि मुजरिम बरी हो सकते हैं। मैं इस बिना पर मुनीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेता हूँ। अगर उसके ज़ाती चाल चलन और बदमाशों जैसी हरकतों को देखूं तो मामला कुछ और बन जाता है। इतना मेरे को चक्कर हो गया है। तुझे नींद आ रही है? अभी ये बनाएगी नहीं क्या? यार ये नहीं कर, ये वाली तो डाल दे कम से कम, उसकी नवाज वाली जो मैंने इतनी